बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम लोग समरी और एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, पहले समरी से स्टार्ट कर लेते हैं। और समरी इज़ बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर। तमाम डेफिनेशंस जो भी हमने अब तक चीज़ें डिस्कस की अपने पूरे चैप्टर में, उसमें जो है वो समरी में एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, सो चलते हैं अपनी समरी की तरफ और एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने पूरे चैप्टर का। सो यस, दिस इज़ द समरी ऑफ द होल चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। द फोर्स इज अ पुश और अ पुल, इट मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि फोर्स के बारे में बताया गया। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज अ पुश, धकेलना या अपनी तरफ खींचना। ये किसी भी बॉडी को मूव करवाती है, स्टॉप भी करवा सकती है, या उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करवा सकती है। ठीक है, सो दैट पुश और पुल इज basically called a force. ठीक है, next point is inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. So this is the definition of inertia. So inertia क्या होता है? inertia किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है, अगर वो चेंज आए उसमें तो उसे रेजिस्ट करती है, उसे अपोज करती है। अगर वो रेस्ट में है तो बॉडी चाहेगी कि वो रेस्ट में रहे, तो जो प्रॉपर्टी उसे रेस्ट में रखेगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड इनर्शिया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। अच्छा, अब ये जो है मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज बेसिकली अ क्वांटिटी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी में ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है? मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो भी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सो इसका हम फॉर्मूला भी पीछे पढ़ चुके हैं, वो क्या था? P इज इक्वल्स टू mv। सो किस पे डिपेंड करता है मोमेंटम? मास पे एंड वेलोसिटी पे। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज the force that opposes the motion of a body is called friction. This is the definition of friction. तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी दूसरी फोर्स को अपोज करती है। ठीक है, दैट अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी उसे हमेशा अपोज करेगी एक फोर्स। वो जो अपोजिशन की फोर्स है दैट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रिक्शन। Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line, provided no net force acts on it. So this is the Newton's first law of motion. So क्या पढ़ा था हमने इसमें कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी until और unless उस पर कोई फोर्स लगाई जाए ताकि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके। ठीक है, खुद से कुछ भी नहीं होगा। अगर उस पर नेट फोर्सेस जीरो हैं तो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी, चाहे वो रेस्ट की हो या मोशन की हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने फर्स्ट देखा, अब दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। सो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें ये बताता है जब भी किसी बॉडी में फोर्स लगेगी, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई भी फोर्स या टोटल फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है तो क्या होता है? फोर्स लगाने से उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है। तो मोशन उसमें प्रोड्यूस हुई तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, स्पीड से वहाँ पर वेलोसिटी जनरेट होगी। उसमें कोई डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी जनरेट होगी, और अगर उसमें वेलोसिटी जनरेट हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन। सो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जितनी फोर्स उतना एक्सेलरेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और जितना मास कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। The SI unit of force is Newton. Force का SI unit है Newton. It is defined as the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 1 kg. तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी 1 न्यूटन की फोर्स? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट इज mass of a body is the quantity of matter possessed by it। अब mass की डेफिनेशन है बेसिकली ये, mass क्या होता है, जितना भी बॉडी के अंदर मैटर होता है, क्वांटिटी होती है जितनी भी मैटर की, दैट इज बेसिकली कॉल्ड mass of a body। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है एंड इसका यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। वेट क्या है, वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड वेट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट to every action there is always an equal and opposite reaction। तो ये हमने काफ़ी डिटेल भी डिस्कस किए थे तमाम लॉज। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि हर एक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई रिएक्शन होगा जो कि एक्शन फोर्स के बिल्कुल इक्वल होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। The acceleration and tension in a system of two bodies attached to the ends of strings that passes over a frictionless pulley such that both move vertically। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने पूरी डेरिवेशन की थी जिसमें हमने क्या किया था, वर्टिकल केस में अपने कि दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, दो मैसेज लिए थे, उनको स्ट्रिंग्स के दोनों एंड पे अटैच कर दिया था और उस स्ट्रिंग को फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास करवाया था। ठीक है, सो जब वो वर्टिकली मूव किया तो उसका एक्सेलरेशन ये वाला आ गया और जब उसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हुई वो ये थी। ठीक है, सो हमने पूरा प्रॉपर ड्राइव किया था। सो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। So the acceleration and tension in a system of two bodies attached to the ends of string that passes over a frictionless pulley such that one moves vertically and the other। अच्छा, ये जो अब केस है इसमें क्या है कि one moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। अब इसमें लास्ट जो केस था उसमें क्या था, दोनों ही मैसेज वर्टिकल कंडीशन में थे। ठीक है, बोथ मूव वर्टिकली, तो एक्सेलरेशन ये होगा और टेंशन ये होगी। बट जो सेकंड केस है हमारा उसमें क्या था, एक मैस तो वर्टिकली मूव करता है बट जो दूसरा मैस होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है क्योंकि उसमें हमने टेबल की सरफेस के ऊपर रखा था। ठीक है, तो उस केस में हमारे एक्सेलरेशन और टेंशन ये होंगे, ये भी हमने अपने पूरे एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, so the law of conservation of momentum states that momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। अब लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें अगर दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनका जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये भी एक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है कि ऐसी फोर्स जो कि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। The next point is rolling friction। Rolling friction is the force of friction between a rolling body and a surface over which it rolls। अब rolling friction है जिसमें जैसे कि हमने टायर की एग्जांपल को डिस्कस किया था, तो होता क्या है उसमें कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, दूसरी सरफेस के ऊपर बेसिकली रोल करती है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसे हम बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। The next point is the friction causes loss of energy in machines and much work has to done in overcoming it। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी को लूज करती है और इसको ओवरकम करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की जरूरत होती है, काफ़ी वर्क करना पड़ता है। मोर ओवर फ्रिक्शन लीड्स टू मच वियर एंड टियर ऑन द मूविंग। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब पार्ट्स होते हैं मशीन में उनमें वियर एंड टियर भी हो जाती है। और फ्रिक्शन को अगर हमने रिड्यूस करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, बाय स्मूथिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस ऑन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस को हम स्मूथ बना दें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। यूजिंग लुब्रिकेंट्स बिटवीन द स्लाइडिंग सर्फेसिस, जो स्लाइडिंग सर्फेसिस हैं उनके दरमियान लुब्रिकेंट्स यूज करें जैसे कि ऑयल वगैरह, तो भी हमारी फ्रिक्शन कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज यूजिंग बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो भी बॉडीज सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही हैं, सर्कल में मूव कर रही हैं, उनकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। The force which keeps the body to move in a circular path is called centripetal force। अब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को
सर्कल में मूव करवाती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमने इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या था, Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। लास्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है, उसके अगेंस्ट एक फोर्स होती है क्योंकि, और जो कि क्या कहलाती है, रिएक्शन फोर्स। एंड दैट रिएक्शन फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हमेशा सेंटर से आउटवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हो गई जी हमारी समरी। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं और इन चारों ऑप्शंस को हम अच्छे से देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है हमारी, फिर से टिक मार्क कर देंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कब वैलिड होता है, व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। जब नेट फोर्स नहीं होगी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मैस पे, किसी भी बॉडी के मैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बॉय जंप्स आउट ऑफ द मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अब क्या कह रहा है इसमें कि एक बॉय है जो कि क्या करता है, चलती हुई बस से बाहर की तरफ को छलांग लगाता है। ठीक है, सो देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। तो वो ये पूछ रहा है कि जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में गिरेगा। सो सारी ऑप्शंस को देख लेते हैं। टुवर्ड द मूविंग बस, मूविंग बस की तरफ नहीं, क्योंकि इस बच्चे ने बाहर की तरफ छलांग लगाई है तो वो बस की तरफ तो कभी भी मूव नहीं करेगा। अवे फ्रॉम द बस, अवे तो मूव करेगा। ठीक है, अगली ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि अगर इससे बेहतर कोई ऑप्शन है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उस डायरेक्शन में। एंड डी ऑप्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है और जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जब कोई भी उसमें से पैसेंजर, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बॉय को डिस्कस कर रहे हैं, तो बॉय जब भी छलांग लगाएगा चलती हुई बस में से, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में फॉल करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। So the next MCQ is, a string is stretched by 2 equal and opposite forces of 10 Newton each. दोनों फोर्सेस कितने न्यूटन की हैं, 10 न्यूटन की। The tension in the string is, अब एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको क्या किया है, स्ट्रेच किया हुआ है हमने, और दोनों साइड्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो हमें पता है कि जब कोई स्ट्रिंग है उसके दोनों एंड्स पे, सेंटर ये है, दोनों एंड्स पे इस साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्स थी और इस साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्स थी। तो हमें पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, सो जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है तो सम अप हो जाती हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जब इफेक्ट कैंसिल हो गया तो हमारी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ गई, 0। द मास ऑफ अ बॉडी, अब बॉडी का जो मास है क्या होगा उसमें, इट इज डिक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड। बेसिकली हमें इस एमसीक्यू में ये चेक करना है कि मास का क्या रिलेशन है बॉडी के साथ, मास कब बढ़ता है। तो हमें पता है कि मास तो कभी भी नहीं बढ़ता, तो हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं बारी बारी कौन सी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज तो करता ही नहीं है जब भी बॉडी एक्सेलरेट होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो डिक्रीज व्हेन मूविंग विद द हाई वेलोसिटी या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ अबव। क्यों? क्योंकि मास जो है वो मोशन की वजह से चेंज नहीं होता, मास बॉडी का जो भी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट MCQ इज, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passes over a frictionless पुलिंग सच दैट बोथ मूव वर्टिकली। अब दोनों जो मैसेज हैं वो क्या है, वर्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, उस केस में हमारा एक्सेलरेशन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया इसी लेक्चर में, सो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट MCQ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का क्या यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो न्यूटन सेकेंड को हम कैसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड को हम किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल्स टू एम वी। सो M इज किलोग्राम एंड V का यूनिट मीटर पर सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। So the next MCQ is when horse pulls a cart, the action on the action किस पे होता है? वो कह रहा है कि जब एक हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो एक्शन किस पे होता है? होता ये है कि जब हॉर्स चलने के लिए मूव करना शुरू करता है तो होता क्या है कि उसके जो फीट्स होते हैं वहाँ से फोर्स जनरेट होती है अर्थ पे। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो उस एक्शन के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट होगी जिसकी वजह से क्या होगा, हॉर्स मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जब हॉर्स मूव करेगा तो क्या होगा कि जो कार्ट होगी साथ में वो भी पुल करेगी। द एक्शन ऑन द, अच्छा इसका एक्शन क्या होगा? जब हॉर्स पुल करेगा कार्ट को तो उसका एक्शन कहाँ पर होगा? सिर्फ कार्ट पे होगा, अर्थ पे होगा, हॉर्स पे होगा, अर्थ एंड कार्ट दोनों पे होगा। तो इसका आंसर है अर्थ एंड कार्ट दोनों पे होगा, क्योंकि कार्ट मूव करेगा तो अप्लाई फोर्स होगी अर्थ पे एंड कार्ट पे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अर्थ एंड द कार्ट। जब कार्ट मूव करेगा तो फोर्स अर्थ पे भी लगेगी और कार्ट पे भी लगेगी। क्लियर? Which of the following material lowers the friction when pushed between the metal plates? So इसका आंसर है हमारा ऑयल। हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम ऑयल को यूज़ करते हैं तो हम अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसकी फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, सो मेटल प्लेट्स क्या है? बेसिकली सॉलिड। तो ये हो गए जी हमारे MCQs भी। तो MCQs हो गए हैं हमारे, तो इसका मतलब हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बेसिकली समरी का करवाने का मकसद ही ये था कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाएं और आपको MCQs में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।